गायत्री एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रामेश्वर सिंह समाजशास्त्र के साथ आज हम टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृतिकरण, अर्थ एवं परिभाषा। तो संस्कृतिकरण से पहले यदि हम देखें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जो भारत में समाज है, इसकी एक अद्वितीय विशेषता है जाति व्यवस्था, जो भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप रहा है। और इसके अध्ययन के लिए हम लोग वर्ण मॉडल को काम में लेते हैं। तो वर्ण मॉडल के अनुसार भारत में 4 वर्ण हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। भारत के अंदर जाति व्यवस्था मूल रूप से एक बंद व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म से होता है, अर्थात जीवन भर वह उसी जाति में, जिस जाति में जन्म लेता है, उसी में रहता है। जाति परिवर्तन संभव नहीं था, अर्थात जाति के अंदर गतिशीलता नहीं थी। श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के अंदर कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया और उनमें सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण के क्रम में यह दर्शाया कि जाति के अंदर भी अपवर्ड मोबिलिटी संभव है, और उस अपवर्ड मोबिलिटी के विश्लेषण के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के कुर्ग समुदाय के अध्ययन के दौरान दी, और इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से बंद नहीं है, बल्कि इसमें भी गतिशीलता के अवसर विद्यमान रहते हैं। और परिभाषा के क्रम में लिखा कि जब कोई भी निम्न हिंदू जाति अपने से उच्च, और उच्च के अंदर ये तीनों लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिन्हें द्विज कहा जाता है। तो परिभाषा दी कि कोई भी निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति या द्विज के जीवन शैली का अनुसरण करे, अर्थात अपने रीति रिवाज, संस्कार, कर्म कांड को छोड़कर, त्याग करके किसी उच्च जाति के जीवन शैली, उनके कर्म कांड, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाजों को अपनाए। तो पहली कंडीशन तो है कि इनका अनुसरण करे। उसके बाद दूसरा आता है कि अनुसरण के बाद कालांतर में 1-2 पीढ़ी के पश्चात इस स्थानीय जातिगत संस्तरण में अपनी उच्च स्थिति का दावा करे, अर्थात जातिगत व्यवस्था के अंदर उच्च परिस्थिति का दावा करे। तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। तो संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। जिस जाति व्यवस्था को आज तक एक बंद व्यवस्था माना जाता था, उसमें अपवर्ड मोबिलिटी दर्शाने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने प्रतिपादित की। तो संस्कृतिकरण के अंदर 2 तत्व सम्मिलित है। पहला, उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुसरण करना, और दूसरा, कालांतर में इस जातिगत संस्तरण में उच्च परिस्थिति का दावा करना, जो अपवर्ड मोबिलिटी को दर्शाती है। योगेंद्र सिंह ने भी इसके बारे में लिखा कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था, जो एक सापेक्षिक रूप से बंद समाज को इंगित करता है, उसमें यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता दर्शाने की प्रक्रिया है। अर्थात बंद समाज के अंदर इसे परिवर्तन का एक स्थानीय, देशज या इंडोजीनियस स्रोत कहा है। तो स्थानीय रूप से जाति में परिवर्तन संभव है। इसमें एम.एन. श्रीनिवास एक ही समाजशास्त्री है जो ये स्वीकार करते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था पूरी तरह से बंद नहीं है, उनमें अपवर्ड मोबिलिटी के अवसर है, और उस अपवर्ड मोबिलिटी के अवसर के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है, प्रक्रिया है, वह संस्कृतिकरण है। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताओं की। तो संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं, उसमें पहली बात आती है कि संस्कृतिकरण एक दीर्घकालिक अवधारणा है।
यानी सामाजिक परिवर्तन होगा, लेकिन एक लंबे समय के लिए होगा, समय लगेगा, तो दीर्घकालिक अवधारणा है। दूसरा, संस्कृतिकरण की इकाई एक व्यक्ति नहीं होकर पूरी जाति या समूह होता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति के जीवन काल में वह अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उन्नत करें, तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण नहीं है। इसके लिए आवश्यक है पूरी जाति या समूह का सामाजिक उत्थान हो, उनकी सामाजिक परिस्थिति उच्च हो। इसमें कई एग्जाम्पल देते हैं जिसमें देखा जाता है कि निम्न जाति के लोग घोड़े पर बैठकर और अपनी बंदूरी निकालते, तो वह किसी परिवार विशेष की बात है। अगर पूरी जाति ऐसा करे तब यह संस्कृतिकरण है। अगर किसी एक परिवार विशेष में होता है, व्यक्ति के लिए होता है, तो उसे हम संस्कृतिकरण नहीं कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि संस्कृतिकरण केवल पद मूलक परिवर्तन है, पोजिशनल चेंज है। इससे जातिगत संरचना में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थात यह संरचनात्मक बदलाव नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि संस्कृतिकरण समकालीन जो जातियां हैं, जैसे इस जाति संस्करण के अंदर हम निम्न जाति की बात करें, तब यहां अनेक जातियां हैं जो समान स्तर पर है, कुछ निम्न स्तर पर भी है। तो संस्कृतिकरण से आपकी जाति केवल समकालीन संदर्भ में इनके साथ ऊपर उठ सकती है, यहां से अलग होकर यहां नहीं जुड़ती। अगर ये जुड़े तो इसे संरचनात्मक बदलाव कहते हैं। केवल पद मूलक परिवर्तन होता है, यानी अपनी समकक्ष जातियों की तुलना में उनका स्थान ऊपर हो जाता है। इसके बाद चौथा आता है इसके अंदर कि संस्कृतिकरण केवल सांस्कृतिक परिवर्तन को व्यक्त करता है, अर्थात समाज में केवल कल्चरल बदलाव लाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है। आवश्यक नहीं है कि इससे आर्थिक स्थिति भी उन्नत हो, अर्थात संस्कृतिकरण केवल सांस्कृतिक परिवर्तन लाएगा, जरूरी नहीं है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति में भी उच्च स्थान प्राप्त करे। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि जिन जातियों की आर्थिक स्थिति उन्नत हो गई है उनका संस्कृतिकरण अवश्य होता है, अर्थात आर्थिक स्थिति उन्नत होने के बाद संस्कृतिकरण होगा। तो आर्थिक स्थिति संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद है कि संस्कृतिकरण का संबंध संदर्भ समूह से है, रेफरेंस ग्रुप से है। संदर्भ समूह से तात्पर्य होता है कि ऐसा समूह जिसके हम वर्तमान में सदस्य नहीं हैं लेकिन बनने की आकांक्षा रखते हैं, उसे संदर्भ समूह कहा जाता है, और बनने के बाद वह सदस्यता समूह बन जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आप वर्तमान में विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और आरएस बनना चाहते हैं, तो आरएस आप सभी के लिए एक संदर्भ समूह है। ऐसे ही निम्न जातियों के लिए भी उच्च जातियां एक संदर्भ या रेफरेंस प्रस्तुत करती है कि वे उसके सदस्य बने। इसके बाद आता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पूर्वाभ्यासी समाजीकरण या अग्रिम समाजीकरण सम्मिलित होता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। अग्रिम समाजीकरण से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी पद प्राप्ति से पहले उस पद से जुड़े हुए कार्यों को सीखे, यह एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। तो निम्न जातियां अपने स्वयं के खान पान, रीति रिवाज, संस्कार, कर्मकांड, जीवन शैली, इनका त्याग करके जब उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुसरण करती है ताकि सदस्यता प्राप्त होने पर वह उन्हें ठीक से निभा पाए, तो यह अग्रिम समाजीकरण से भी संबंधित है। फिर आता है कि संस्कृतिकरण के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं। तो इसके अंदर
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक आता है डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति। ये सभी इसके स्वरूप हो सकते हैं, संस्कृतिकरण के लिए प्रारूप तय कर सकते हैं। ब्राह्मण हैं, सर्वोच्च स्थान पर है हमारे यहाँ वर्ण मॉडल के तहत समाज में, इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो निम्न जातियां जब इन ब्राह्मणों का अनुसरण करे तो यह संस्कृतिकरण है। ऐसे ही वैश्य का करे, क्षत्रिय का करे या फिर प्रभु जाति का करे। तो प्रभु जाति किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में 3 विशेषताएं रखे। पहली विशेषता उनकी संख्या अधिक हो, दूसरी विशेषता उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और तीसरी राजनीतिक पद अधिकांश तो उनके पास हो। तो उस जाति को उस क्षेत्र विशेष में प्रभु जाति कहा जाता है, डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। तो निम्न जातियां उनका भी अनुसरण करती है। जैसे राजस्थान के अंदर नागौर, सीकर, शेखावटी क्षेत्र में जाट डोमिनेंट कास्ट है, ऐसे ही रेड्डी, कम्मा ये साउथ के अंदर डोमिनेंट कास्ट है। तो संस्कृतिकरण की विशेषताएं हो गई कि संस्कृतिकरण की इकाई एक व्यक्ति नहीं होकर पूरी जाति या समूह होता है। एक व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले परिवर्तन संस्कृतिकरण की श्रेणी में नहीं आते। संस्कृतिकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलती है तथा जातियां अपने जातिगत संस्तरण में उच्च स्थान का दावा करती है। संस्कृतिकरण केवल पदमूलक परिवर्तन को बताती है, समकक्ष जातियों की तुलना में उनके उच्च स्थान को दर्शाती है, न कि पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आवे। तो संरचनात्मक बदलाव नहीं है। फिर संस्कृतिकरण में केवल सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देता है, आवश्यक नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी उन्नत हो। लेकिन जिन जातियों की आर्थिक स्थिति उन्नत है उनमें संस्कृतिकरण अवश्य होता है। संस्कृतिकरण संदर्भ समूह से संबंधित है, अर्थात वह समूह जिसके हम वर्तमान में सदस्य नहीं हैं लेकिन बनने की आकांक्षा रखते हैं, वह हमारे लिए संदर्भ समूह होता है। तो इन निम्न जातियों के लिए भी ये उच्च जातियां संदर्भ समूह का काम करती है। अपनी जीवन शैली छोड़कर इन जातियों की जीवन शैली का अनुसरण करे तो ये अग्रिम समाजीकरण है। और संस्कृतिकरण के एक से अधिक प्रारूप हो सकते हैं, जिसमें वो ब्राह्मणों को फॉलो कर सकता है, क्षत्रियों को कर सकते हैं, वैश्य को कर सकते हैं, अन्यथा स्थानीय स्तर पर जो भी डोमिनेंट कास्ट होगी उसे भी अपना सकती है। अब बात करते हैं हम लोग संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक कि संस्कृतिकरण समाज में होता है, गतिशीलता आती है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, लेकिन वे कौन से कारण हैं जो संस्कृतिकरण को बढ़ावा देते हैं अर्थात उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो पहला कारण है इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था अर्थात जिस जाति का राजनीतिक सत्ता प्राप्त है वह जाति के सभी सदस्य उस जातिगत संस्तरण में उच्च स्थान पर आ जाते हैं। अर्थात प्राचीन काल के अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें नंद वंश में सभी नंद वंश से सदस्यों को क्षत्रिय वर्ग में डाल दिया जाता था, अर्थात उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया था, जबकि नंद वंश निम्न जातियों से संबंधित था। पाश्चात्य शिक्षा अर्थात जातिगत शिक्षा है कि हम पश्चिमी समाज की शिक्षा को सीखें, उनका अनुसरण करें, तब भी जातियों के अंदर हमारा स्थान ऊपर हो सकता है। अंबेडकर का यह मानना है कि जातिगत संरचना में अगर शिथिलता या इस बंधन को तोड़ना है तो इसके लिए पाश्चात्य शिक्षा आवश्यक है, जो संस्कृतिकरण में सहायक है। संवैधानिक अधिकार, वर्तमान में सभी जातियों को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त है, तो इससे भी संस्कृतिकरण में वृद्धि होती है। यातायात और संचार साधनों की वृद्धि, आवागमन के साधनों के विकास से विभिन्न जातियों के मध्य संबंध, ऊंच और नीच की भावना, अस्पृश्यता की भावना ये शिथिल हुई है तथा विभिन्न कर्म कांडों को अपनाने के लिए भी स्वीकृति दी जा रही है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, निम्न जातियों के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो उससे भी उन्हें संस्कृतिकरण में सहायता मिलती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जाटव निम्न जातियों में थे, लेकिन इन्होंने
मकान बनाने से संबंधित आदि कार्य करके और आर्थिक स्थिति उन्नत करके अपनी परिस्थिति भी उच्च करी और दावा पेश किया कि हम उच्च जातियों के सदस्य हैं, उच्च जातियों में सम्मिलित थे पहले। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलन होते हैं, ये भी जातिगत परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। समाज सुधार आंदोलन से भी जातियों के मध्य जो भेदभाव है, विषमता है, उसमें कमी आती है। बड़े नगर, मंदिर, तीर्थ स्थान आदि ये सभी शिक्षा के स्रोत रहे हैं, तो वहां पर भी भेदभाव समाप्त हो जाता है, संस्कृतिकरण को बढ़ावा देते हैं। और लास्ट में आता है निम्न जातियों का राजनीतिकरण। तो वर्तमान में लोकतंत्र के अंदर संख्या बल महत्वपूर्ण है और संख्या बल, रिजर्वेशन दोनों के कारण निम्न जातियों का राजनीति में प्रवेश हुआ और राजनीति भी संस्कृतिकरण के लिए एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं हम लोग संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण में क्या संबंध है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जब कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया तब वहां निम्न जातियां तो प्रारंभ के अंदर निम्न जातियों का आदर्श था ब्राह्मण। निम्न जातियां अपने स्वयं के खान पान, जीवन शैली, इन सब को छोड़कर और ब्राह्मणों की जीवन शैली का अनुसरण करती थी, तो उनका आदर्श था ब्राह्मण। इसलिए संस्कृतिकरण का प्रारंभिक स्वरूप ब्राह्मणीकरण है और ब्राह्मणीकरण से ही जब इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया तो सभी जगह निम्न जातियां ब्राह्मणों का अनुसरण नहीं करती थी। उनके अलग अलग आदर्श थे और उन आदर्श के अंदर कहीं क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे और इसके अलावा प्रभु जाति भी थी। तो इस दृष्टि से ब्राह्मणीकरण को बाद में अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिए उसने नया नाम दिया संस्कृतिकरण। तो ब्राह्मणीकरण एक संकीर्ण अवधारणा है जो केवल ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए ब्राह्मण के आदर्श को प्रस्तुत करती है, जबकि संस्कृतिकरण एक व्यापक अवधारणा है जो ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और प्रभु जाति के आदर्श को भी स्वीकार करता है। तो बाद में संस्कृतिकरण ही प्रचलन में आया। तो ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण में जो डिफरेंस है ये इसका प्रारंभिक स्वरूप है और वो वर्तमान में है। ब्राह्मणीकरण में केवल निम्न जातियों का आदर्श ब्राह्मण हो सकते हैं, जबकि संस्कृतिकरण एक व्यापक अवधारणा के होने के नाते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रभु जाति ये सभी मॉडल हो सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण एवं विसंस्कृतिकरण। दोनों ही प्रक्रियाएं सामाजिक गतिशीलता से संबंधित है, जिसमें दोनों के अंदर सोशल मोबिलिटी की बात होगी। जहां संस्कृतिकरण के अंदर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, अपवर्ड मोबिलिटी है, वहीं विसंस्कृतिकरण के अंदर डाउनवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं। संस्कृतिकरण में कहा है कि जब कोई भी निम्न हिंदू जाति अपने जीवन शैली का त्याग करके और उच्च जाति के जीवन शैली का अनुसरण करे तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण है और कालांतर में यह उच्च परिस्थिति का भी दावा करती है। इसके विपरीत यदि कोई उच्च जाति के सदस्य अपनी जीवन शैली का त्याग करके और निम्न जाति की जीवन शैली का अनुसरण करे, अर्थात स्वयं के खान पान, कर्मकांड, रीति रिवाज, संस्कार, जीवन शैली इनको छोड़कर निम्न जातियों की जीवन शैली को अपनाए और उससे उनकी सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ कर्मकांडीय परिस्थिति भी निम्न हो जाए, यानी समाज के अंदर उनका स्टेटस पहले की तुलना में गिर जाए, सामाजिक परिस्थिति और कर्मकांडीय परिस्थिति ये दोनों ही निम्न हो, तो यह प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण कहलाती है। और विसंस्कृतिकरण की अवधारणा डी.एन. मजूमदार ने दी है, जो संस्कृतिकरण के विपरीत अवधारणा है।
तो संस्कृतिकरण अपवर्ड मोबिलिटी को दर्शाती है, जबकि विसंस्कृतिकरण डाउनवर्ड मोबिलिटी को दर्शाती है कि जब उच्च जातियों के लोग अपनी जीवन शैली का त्याग करके और निम्न जातियों की जीवन शैली को अपनावे तथा उनकी सामाजिक परिस्थिति और कर्मकांडीय परिस्थिति दोनों ही निम्न हो जाए, तो यह प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृतिकरण एवं प्रभु जाति। तो संस्कृतिकरण का एक आदर्श डोमिनेंट कास्ट भी है। प्रभु जाति की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। और इन्होंने लिखा है कि जब कोई भी जाति किसी क्षेत्र विशेष में 3 विशेषताएं रखती हो, पहला उनकी जनसंख्या अधिक हो, दूसरा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो उस जाति विशेष की, अर्थात जितने भी आर्थिक उत्पादन के साधन हो उन पर उनका नियंत्रण हो, और तीसरा राजनीतिक स्थिति भी सुदृढ़ हो, अर्थात अधिकांश पद उनके पास हो। तो जनसंख्या ज्यादा हो, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और राजनीतिक स्थिति भी सुदृढ़ हो, अधिकांश राजनीतिक पदों पर उस जाति के व्यक्ति नियुक्त हो। ये तीनों विशेषताएं जिसमें पाई जाए उस जाति के लिए वर्ड है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। तो संस्कृतिकरण का एक आदर्श प्रभु जाति भी है, अर्थात एक मॉडल है जिसमें ये स्थानीय स्तर पर इनका भी अनुसरण करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों में क्या संबंध है। तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही सामाजिक परिवर्तन की सह प्रक्रियाएं हैं, जहां संस्कृतिकरण एक आंतरिक स्रोत है, वहीं पश्चिमीकरण एक बाह्य स्रोत है। पश्चिमीकरण से तात्पर्य है कि श्रीनिवास ने लिखा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन आए, चाहे वो भौतिक संस्कृति में हो या अभौतिक संस्कृति में हो, उन सभी को सम्मिलित रूप से पश्चिमीकरण कहा जाता है। ये परिवर्तन हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी संस्थाओं में, हमारी आइडियोलॉजी, वैचारिकी में या मूल्यों में आवे, तो किसी भी तरह का पश्चिम के संपर्क के कारण, ब्रिटिश शासन के संपर्क के कारण भारतीय समाज में जो भी बदलाव आए उन सभी को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी गई। तो सामाजिक परिवर्तन का यह एक बाह्य स्रोत है, जबकि संस्कृतिकरण एक आंतरिक स्रोत है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में प्रचलन में है, अर्थात जाति में उच्च स्थिति का दावा करने के लिए गतिशीलता के अवसर विद्यमान थे और यह संस्कृतिकरण कहलाया। जबकि पश्चिमीकरण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आई, तो ब्रिटिश आगमन के पश्चात ही यह भारतीय समाज में प्रारंभ हुआ। क्षेत्र के आधार पर बात करें तो संस्कृतिकरण का क्षेत्र सीमित है, अर्थात निम्न जातियों से संबंधित है कि निम्न जातियों के उच्च जातियों का अनुसरण करने से हैं, जबकि पश्चिमीकरण का क्षेत्र व्यापक है, इसमें पूरा समाज ही इससे प्रभावित होता है। गतिशीलता के आधार पर देखें तो यह सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करती है, अपवर्ड मोबिलिटी की बात करती है, जबकि पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, अर्थात मूल्यों से रहित है कि समाज में जो बदलाव आए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, उनके प्रभाव से जो भारतीय समाज में परिवर्तन आए वे अच्छे हैं या बुरे हैं, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसको वैल्यू न्यूट्रल या तटस्थ अवधारणा माना जाता है कि यह गतिशीलता से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, लेकिन पश्चिमीकरण या पाश्चात्य शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है, अर्थात संस्कृतिकरण को प्रेरित करती है। परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर देखें तो संस्कृतिकरण के अंदर केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, अर्थात जातिगत संरचना में समकक्ष जातियों की तुलना में उस जाति का स्थान उच्च हो सकता है। जबकि पश्चिमीकरण से दोनों तरह के बदलाव आते हैं, यह पदमूलक परिवर्तन भी लाता है, उसके साथ साथ जातिगत संरचनात्मक बदलाव भी लाता है, जाति संरचना में भी परिवर्तन आता है। अगर हम पूर्वानुमान के आधार पर देखें तो संस्कृतिकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का पूर्वानुमान लगाना सरल है, क्योंकि ये निम्न जातियां, उच्च जातियां इनकी आदर्श है, वहां तक पहुंचेगी।
तो परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जबकि पश्चिमीकरण में देखें तो इनका कोई रोल या आदर्श नहीं है, इसलिए पूर्वानुमान लगाना कठिन है। हालांकि दोनों ही प्रक्रियाओं में अंतर है, उसके बावजूद एक दूसरे को यह प्रेरित करती है। पश्चिमीकरण ने संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित किया है और पश्चिमीकरण के कारण व्यक्ति के विचार, उनकी क्षमताएं, दृष्टिकोण, इन सब में बदलाव आता है। पारंपरिक सोच व सामाजिक कुरीतियों में परिवर्तन आता है। सामाजिक संदर्भ में भारतीय समाज के परिवर्तनों को समझने व विवेचना करने के लिए दोनों ही अवधारणाएं उपयोगी है। संस्कृतिकरण भी जरूरी है और पश्चिमीकरण भी आवश्यक है। अब हम संस्कृतिकरण की आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं कि भारतीय समाज में ये कहां तक उचित रहा। तो इस संदर्भ में पहली बात करते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में इसे स्वयं ने संस्कृतिकरण को एक प्रमुख प्रक्रिया माना कि यह भारतीय समाज के अंदर गतिशीलता की व्याख्या करने में सक्षम है, लेकिन अन्य समाजशास्त्री इस बात से सहमत नहीं थे। तो धीरे धीरे स्वयं श्रीनिवास भी यह मानने लगे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक विषम और जटिल प्रक्रिया है। अर्थात जातिगत संस्तरण में निम्न जातियों का उच्च स्थान प्राप्त करना एक जटिल प्रोसेस है और दीर्घकालिक है। श्रीनिवास संस्कृतिकरण से जाति संरचना के अंदर अपवर्ड मोबिलिटी की बात तो करते हैं कि इससे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता आती है, लेकिन डी.एन. मजूमदार ने इसकी आलोचना की और आलोचना करके लिखा कि यह केवल सैद्धांतिक व्याख्या है। वास्तव में व्यवहारिक रूप से कोई भी जाति उच्च जाति को प्राप्त नहीं कर पाई, अर्थात उच्च जातियों ने या तो उसे स्वीकार नहीं किया या जातिगत संरचना में उनका स्थान, उनकी स्थिति ऊपर नहीं बढ़ी। तो सैद्धांतिक रूप से ठीक है व्याख्या करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से यह व्यवहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त एफ.जी. बेली ने भी इसकी आलोचना की और आलोचना करके लिखा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अर्थात पूरी जातियां अपने स्वयं के खान पान को छोड़कर उच्च जातियों को अपनावे और पूरी तरह से संस्कृति में बदलाव आवे, यह नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से समाज को उस प्रारूप को बताती है जो असमानता पर आधारित है। अर्थात संस्कृतिकरण ये तय कर रही है कि समाज में असमानता व्याप्त है, इस वजह से ये जातियां उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहती है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद संस्कृतिकरण की अवधारणा ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में, विशेषकर निम्न जातियों से संबंध में उनके गतिशीलता के लिए और इन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो भिन्नताएं पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, उसको समझने में विशेष योगदान दिया है। थैंक यू।